आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और उसी तैयारी को कुछ और कदम आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है। जैसा कि सभी जानते हैं कि ये उस सीरीज़ का पार्ट है जिसमें हम DSSB PRT के प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज कर रहे हैं। और अभी तक हमने 6 अक्टूबर 2018 का जो शिफ्ट 2 में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, एनालाइज कर लिया है। और बाकी बचे जितने आपके क्वेश्चंस हैं उनको आज हम एनालाइज करेंगे। इससे पहले आपका शिफ्ट 1 का पेपर एनालाइज कर चुके हैं हम, जिसमें मेनली हम पार्ट बी को कवर अप कर रहे हैं। और पार्ट बी जैसा कि हम सभी जानते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो 100 मार्क्स का आता है। और उसको पूरी तरीके से एनालाइज करके हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि DSSB PRT में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको बेसिक आइडिया ये लग जाएगा कि आने वाले एग्जाम में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें अपनी तैयारी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। और कई बार ये देखने को मिला है, और जब आप इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपको भी पता लगेगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। तो DSSB में ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि क्वेश्चन का रिपीट होना सामने आता है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इनको एनालाइज करना पेपर्स को। तो बिना देरी करे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेशंस की PDF चाहिए तो आप इजीली टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ या तो आप QR कोड का उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं पेडल अप ऑफिशियल चैनल से। सीधे क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है आपका, बच्चों के लिए प्रारंभिक अवस्था में जो योग सिखाने की एक मुहिम चलाई गई है उसकी आवश्यकता क्यों है। तो ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको योग शिक्षा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो योग की शिक्षा क्यों प्रारंभिक स्थान में या प्रारंभिक अवस्था में उपयोगी मानी गई है? क्या वो आत्मसम्मान या शारीरिक जागरूकता को प्रोत्साहित करती है, विभिन्न मुद्राओं से उन्हें परिचित कराती है, या उनके अंदर एक लचीलापन और शक्ति बढ़ाती है, या एकाग्रता, शांति और विश्राम में सुधार करती है? तो योग शिक्षा क्या है? मेनली जो योग है वो कहीं ना कहीं आपके शारीरिक क्षमताओं से जुड़ा हुआ है, शारीरिक पक्ष से जुड़ी हुई चीज़ है। वो बच्चे में एक लचीलापन, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाती है और उनमें कहीं ना कहीं पावर को और रीजनरेट या और बढ़ाने की बात करती है। तो मेनली जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि पाई आरेख डैश के रूप में जाना जा सकता है। आपने मैथ पढ़ा होगा, मैथ में कई विभिन्न प्रकार के आपने ग्राफ्स पढ़े होंगे। तो आपको ये बताना है जो आपका पाई आरेख है वो किस रूप में जाना जाता है। क्या वो रेखा आरेख है, वृत्ताकार आरेख है, चित्रित आरेख है, या दंड आरेख है? तो पाई आरेख नॉर्मली इसे हम वेन डायग्राम के रूप में भी जानते हैं। ये आपका एक वृत्ताकार आरेख होता है जो कहीं ना कहीं आपको एक सर्कल के माध्यम से कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर बात करें बाकी आरेख की तो कितने प्रकार के गणित में आरेख होते हैं उनके बारे में जरा बेसिक जान लेते हैं। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं, इनकी मदद से आपने जरूर देखा होगा अगर आपने मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व किया। डेटा हैंडलिंग में मेनली ये चीज़ पूछी जा सकती है कि जो पाई आरेख है जिसे हम वेन डायग्राम कहते हैं वो कुछ इस तरीके का होता है जो कि सर्कल के माध्यम से नोट किया जा सकता है। बार ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, इसे दंड आरेख भी कहते हैं। रेखा आरेख इस तरीके का होता है, इसमें रेखाओं के माध्यम से और बिंदु के माध्यम से आपको जो डेटा होता है वो दिया जाता है। और सिंबल आरेख जिसे हम चित्रित आरेख भी कहते हैं, वो इस तरीके की इमेज बनाकर आपको चीज़ों के बारे में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इनमें हो सकता है कि एक स्माइली का वैल्यू आपको 15 या 25 इस तरीके से बता दे, तो बाकी की बात में आपको क्या गणना करनी होती है। तो आई होप ये आरेख के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बताया गया है कि अनुकरण, अभिव्यक्ति और प्रकृतिकरण अधिगम में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। जो कि आपको जो चीज़ें दिख रही हैं, जैसे आपका अनुकरण हो गया, इमिटेशन हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, खुद को प्रेजेंट करना हो गया, या प्राकृतिककरण हो गया, ये अधिगम के किस पक्ष से संबंधित हैं? क्या वो संज्ञानात्मक पक्ष है, कौशल पक्ष है, भावनात्मक पक्ष है, मनोगत्यात्मक पक्ष है? तो मेनली अगर बात करें कि आप जब कोई बच्चा अनुकरण करता है, किसी का इमिटेशन करता है, या खुद की मुद्राओं की या खुद की कहीं ना कहीं फीलिंग्स की अभिव्यक्ति करता है या प्राकृतिकरण करता है, तो मेनली जो पक्ष उससे कनेक्टेड होता है वो मनोगत्यात्मक होता है। बात करें संज्ञानात्मक पक्ष की तो इसमें कहीं ना कहीं तर्क शक्ति जुड़ी होती है। और ये जो तीनों पक्ष हैं, चाहे आपका संज्ञानात्मक हो, भावनात्मक हो, मनोगत्यात्मक हो, मैंने पिछले ही प्रैक्टिस सेशन में आपको डिस्कस किया था। और इससे कहीं ना कहीं हर एक प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका ब्लूम की टैक्सोनॉमी से कनेक्टेड है। इन्होंने इन 3 पक्षों के बारे में बताया और इसी के अलग अलग उन्होंने स्तरों के बारे में बताया, जिसकी हमने डिटेल में डिस्कशन अपने पिछले प्रैक्टिस सेशन में भी किया था। उसकी पूरे आपको टाइप्स बताए थे किस स्तर में या किस पक्ष में किन किन चीज़ों को रखा गया है। तो ये आप जरूर देखिएगा। बाद में इसकी बात करें स्पेशली मनोगत्यात्मक की, इस पर 1940 में जॉन डीबी ने भी काम किया है। ठीक है, तो ये बात भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है।
बढ़ते हैं आगे की ओर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दी गई। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी भारत में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई सारी नीतियां आई हैं। उनमें से सबसे पहली जो नीति बनी थी वो आपकी अगर बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस तो 1968 की बनी थी, इसे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कहते हैं। उसके बाद आपकी 86 की आई थी, उसके बाद आपकी 2020 की बन के आई है। तो इसमें पूछा गया है 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें कौन सी अवधारणा बताई गई है, कौन सी अवधारणा दी गई है। शिक्षण तत्व टीचिंग एलिमेंट की, शिक्षण तत्व की, शिक्षण अधिगम तत्व की, टीचिंग लर्निंग एलिमेंट की, मूल तत्व की या पाठ योजना तत्व की। तो बात करें 1986 की शिक्षा नीति की तो उसमें जिस तत्व या जिसकी अवधारणा प्रमुख रूप से दी गई है वो मेनली आपकी थी शिक्षण अधिगम तत्व, मतलब टीचिंग लर्निंग एलिमेंट की। मेनली इस पे बढ़ावा दिया गया था कि आपकी जो टीचर की जो टीचिंग है उसको बेहतर करते हुए कहीं ना कहीं बच्चे के अधिगम को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। और इसमें जिस बात पर जोर दिया गया है जो कि आज भी हम लेके चलते हैं अपनी नई शिक्षा नीति में, उसमें समग्रता के परिप्रेक्ष्य की बात की गई है, मतलब बच्चे का कहीं ना कहीं होलिस्टिक डेवलपमेंट कराने की बात की गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी जितनी भी नीतियाँ आएंगी उनको हम क्वेश्चन बाई क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सा मस्तिष्क मानचित्र का उद्देश्य नहीं है। आपको ये बताना है जो हमने माइंड मैपिंग की बात पढ़ी थी अपने पिछले सेशन में, उसमें इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। शिक्षण, शिक्षा प्राप्ति, प्रेरणा या मूल्यांकन। तो माइंड मैपिंग की बात करें तो शिक्षण में इसका उपयोग किया जा सकता है, करते भी हैं, शिक्षा प्राप्ति में भी करते हैं और मूल्यांकन में भी करते हैं, पर प्रेरणा में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। माइंड मैपिंग का उपयोग या इसका उद्देश्य क्या नहीं है, प्रेरणा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमारा जो नहीं आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवन कौशल शिक्षा जो है किशोरों की किस में सहायता करती है, आपको बताना है। क्या वो शारीरिक विकास, पेशी विकास, भाषा विकास में मदद करती है। तो कहीं ना कहीं केवल आपका जो जीवन कौशल है वो ऐसा नहीं है कि आपका केवल शारीरिक, पेशी या भाषा विकास में ही मदद करे, स्पेशली क्योंकि यहाँ पूछा गया है जीवन कौशल के बारे में। स्वस्थ संबंध बनाने में, स्वस्थ और उत्पाद तरीके से जीवन का प्रबंधन करने में इसमें मदद करती है। तो जीवन कौशल एक्चुअल में है क्या, पहले इसकी डेफिनेशन अगर समझें तो वो चीज़ें, ऐसा कौशल है, ऐसी स्किल कहीं ना कहीं हमें अनुभव या शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हो जो हमारे जीवन को एक बेहतर ढंग से बनाने में या उसका कहीं ना कहीं बेहतर रूप से संचालन करने में हमारी मदद करें। क्योंकि जीवन की सार्थकता में ही आपकी सफलता का राज छुपा हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें कहा गया है स्वस्थ संबंध बनाने में, जब आपका रिलेशनशिप अपने समाज के में रहने वाले लोगों से बेहतर होगा तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आपका जीवन जो है वो बेहतर हो सकता है। उत्पादक, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो अपने जीवन में बहुत सारी उत्पादकता आप ग्रहण कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिलकर आपके जीवन का एक बेहतर रूप से प्रबंधन करने में आपकी मदद करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी अगर बात करें शक्तियों की पहचान या कमजोरियों की पहचान करना केवल और केवल जीवन कौशल का शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, इसमें सहायता नहीं करती। और व्यावसायिक शिक्षा में व्यावसायिक कौशल सिखाने जरूरी हैं जो कि जीवन कौशल का पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते, उसके एक पक्ष को लेके चल सकते हैं। या इसमें नॉर्मली जो होता है वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है जो अलग अलग कक्षाओं से, नॉर्मली कक्षा 6 से इसकी शुरुआत करने को नई एनपी ने कहा है। तो ये बातें आपको भी दिमाग में रख के चलनी है। अगला क्वेश्चन है एक परियोजना वास्तविक जीवन का एक अंश है जिसे विद्यालय में लागू किया जाता है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका लौट के वापस से आया है क्योंकि जो शिफ्ट 1 में एग्जाम हुआ था उसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आए थे जिनमें से एक ये था। ये आपको बताना है कि परियोजना जो हम कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट वर्क पढ़ते हैं, बच्चों को कराते हैं, उसके रिलेट में एक डेफिनेशन या कथन है कि एक परियोजना जो है वास्तविक जीवन का अंश है जिसे विद्यालय में लागू किया जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया था। तो मेनली अगर बात करें परियोजना वर्ग की या परियोजना की, तो प्रोजेक्ट पर जो सबसे बेहतरीन काम जिस व्यक्ति ने किया है वो आपका जॉन डीवी ने किया था। उन्हीं के शिष्य रहे हैं आपके किलपैट्रिक, उन्होंने इसका प्रचार प्रसार बहुत बेहतरीन ढंग से किया। लेकिन अगर बात करें इस कथन की तो ये बेलार्ड का कथन है। और अगर विभिन्न लोगों ने परियोजना के बारे में जो कथन दी है उनके बारे में जिक्र करना, जैसे बेलार्ड के बारे में कथन आपको पहले ही पता लग गया। बात करते हैं किलपैट्रिक ने इसके बारे में क्या कहा। तो किलपैट्रिक का ऐसा कहना था कि एक जो परियोजना है वो एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं कि किलपैट्रिक के अनुसार जो परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, ये कहना था किलपैट्रिक का। स्टीवेंसन की बात करें तो स्टीवेंसन ने भी परियोजना के बारे में कुछ बातें कही। उनका कहना था कि परियोजना एक समस्यात्मक कार्य है जिसे इसके प्राकृतिक विन्यास में पूरा किया जा सकता है।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो कथन मैंने आपको बोले आप चाहें तो वो नोट कर सकते हैं। और बात करें परियोजना विधि की विशेषताओं की कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये समस्या केंद्रित है, उसे हम बाल केंद्रित भी मान सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो बच्चा है हमारा वो पूर्णतः सक्रिय रूप में हमें देखने को मिलता है, इसमें अधगम करता हुआ वो सक्रिय रूप से भागीदार के रूप में सामने आता है। तो ये कुछ परियोजना विधि के बारे में बातें थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बागवानी में नियोजित कौशल। जब बच्चे जैसे खुरपा होती है, बागवानी में जो चीज़ इंस्ट्रूमेंट या टूल्स का उपयोग करते हैं उनका उपयोग करके क्या करता है, पौधे के छोटे छोटे बीज उठाते हैं, तो आप इन्हें क्या कह सकते हैं? क्या ये अंकगणितीय कौशल है? तो ये अर्थमेटिक आपका स्किल नहीं है, इसमें कोई आपकी अर्थमेटिक की जो स्किल्स हैं या मेथड्स हैं वो काम नहीं आ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका मेंटल कौशल भी नहीं है, बौद्धिक कौशल भी नहीं कह सकते। मेनली जो चीज़ें हैं, क्योंकि खुरपे या पांचे को उठा के या बीज बोना है, छोटे छोटे बीज को उठाना है, इनसे बच्चे के अंदर क्या होगी, सूक्ष्म मतलब फाइन मोटर स्किल उसके बच्चे के अंदर डेवलप होगी। इसलिए जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। ठीक है, साहित्यिक कौशल भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मल हमें दिख रहा है बच्चा जो भी काम कर रहा है वो फाइन मोटर स्किल्स को लेकर अपनी उन बेहतरीन फाइन मोटर स्किल को बेहतर बनाने के या उन्हीं को उपयोग को आगे बढ़ा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न गणित सीखने में रुचि पैदा करते हैं, मतलब किस प्रकार के प्रश्न हैं जो गणित सीखने में बच्चों के अंदर रुचि पैदा करते हैं और साथ ही साथ उसकी तार्किक जो सोच है, तार्किक चिंतन है, उसका विकास करने में उसकी सहायता करते हैं। तो आपको उन क्वेश्चनों के प्रकार को बताना क्या, वो पहेलियां हैं, जादू वर्ग है, मनोरंजन खेल है, अनुमान लगाने का खेल है। तो मेनली बात करें ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे के अंदर एक उत्सुकता, जागरूकता कहीं ना कहीं उनके अंदर उत्पन्न करें, ठीक है, या उनकी तार्किक सोच को बढ़ाने में उनकी मदद करें। तो ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन जो गणित में उपयोग आज नहीं बहुत पुराने जमाने से किए जाते रहे हैं वो हैं पहेलियां। हमें कहीं ना कहीं पहेलियां सुनना, पहेलियों के आंसर देना बहुत ही पसंद होता है, छोटे से अभी तक। अभी भी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा, खाली समय बैठे होते हैं वो बच्चे आ जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ पहेलियां उनसे पूछते रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बच्चे की तार्किक सोच बना के रखते हैं और उनका विकास करते हैं और गणित जैसे विषय में उनकी रुचि को बनाए रखते हैं। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लूटो के अनुसार जो कला क्या है। आपको ये बताना है, कला हम सभी जानते हैं अलग अलग रूप से लोग इसकी परिभाषाएं देते हैं, लेकिन प्लूटो के अनुसार जो प्लूटो ने माना है उनके अनुसार कला को आप किस रूप में जानेंगे? क्या वो कौशल और शिल्प है, क्या वो कोई चीज़ नहीं है, या एक सिर्फ तरीका है, प्रकृति की प्रतिकृति है, रेप्लिका ऑफ नेचर है, एक झूठ जो हमें सच का बोध कराता है? इस तरीके से प्लूटो ने कला की डेफिनेशन दी है। तो प्लूटो का ऐसा मानना था जो कला है हमारी वो कहीं ना कहीं आपकी प्रकृति का एक प्रतिकृति है, मतलब रेप्लिका है किसकी, नेचर की। तो ऑप्शन 3 आपका इसका आंसर होगा। इसी के साथ अगर प्लूटो की बात करें तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था माइमेसिस, आपको ये ध्यान रखना है, कई बार ऐसा पूछा भी जा सकता है कि प्लूटो के सिद्धांत या माइमेसिस सिद्धांत किसने दिया था, माइमेसिस। तो इसी में इन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कही थी जो कला है कहीं ना कहीं वो प्रकृति की एक प्रतिकृति है जो कहीं ना कहीं कला जीवन को एक अनुकरण की ओर ले जाती है या बेहतर बनाने की ओर ले जाती है। तो ये बात आपको कुछ ध्यान रखनी है। अगर आप चाहें तो प्लूटो के अनुसार जिन चीज़ों को नहीं माना गया कला के रूप में, तो पहला, सेकंड एंड फोर्थ ये प्लूटो के अनुसार नहीं माने गए, इसलिए हमारा जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश सबसे सम्मानित प्राचीन कला के रूप में था, मतलब कौन सी ऐसी कला का रूप है जो सबसे प्राचीन भी माना जा सकता है और सबसे सम्मानित भी है? नृत्य कला है, दीवार चित्र कला है, हस्तशिल्प कला है या संगीत कला है? ये मेनली आपके कह सकते हैं फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो जो सबसे पुरानी या प्राचीनतम कला के रूप में जानी जाती है वो आपकी नृत्य रूप कला का एक रूप है। लगभग मानते हैं कि ये जो कला का जो रूप है नृत्य के रूप में, ये करीब आपका 9 से 10,000 साल पुराना रूप माना जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें हस्तशिल्प कला की, लगभग आपका 5 से 6,000 वर्ष पुराना रूप माना जाता है। इसलिए जो सबसे पुरानी या सम्मानित प्राचीन कला के रूप में जो मानी जाती है वो आपकी नृत्य रूप कला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किशोरावस्था क्या है। आपको ये बताना है किशोरावस्था एडोलसेंस के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, तो इनमें मेनली किशोरावस्था को आप किस परिभाषा के माध्यम से डिफाइन करेंगे ये आपको बताना है। क्या व्यक्ति के अंतर्गत गुणों का प्रकटीकरण है? किशोरावस्था कई संरचना और कार्यों को एकीकृत करने की जटिल प्रक्रिया है? या किशोरावस्था सीखने के लिए प्राकृतिक सामग्री प्रदान कर रही है जो व्यवहार के अधिक सामान्य स्वरूप और अनुक्रम का निर्धारण करती है? या किशोरावस्था जो है वो तीव्र विकास की अवधि है जब युवा लोग नई क्षमताएं प्राप्त करते हैं और नई चुनौतियों का सामना करते हैं? मेनली ऐसा नहीं है कि केवल और केवल किशोरावस्था में ही अंतर्निहित गुणों का प्रकटीकरण, ये मेनली होता है आपका मैच्योरिटी की डेफिनेशन है, जिसमें मैच्योरेशन बच्चे की या मैच्योरिटी आने के साथ साथ उसके अंतर्निहित गुणों की कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति बाहर होती है। किशोरावस्था कई संरचना और कार्यों का एकीकृत रूप है जो जटिल प्रक्रिया है। तो ये भी आप एग्जैक्टली कह नहीं सकते किशोरावस्था की डेफिनेशन है।
प्राकृतिक सामग्री प्रदान कर रही है सीखने के लिए, तो ऐसा नहीं है केवल और केवल किशोरावस्था ही हमें प्राकृतिक सामग्री प्रदान करे। बाल्यावस्था हो गई, शैशवावस्था हो गई, ये सारी अवस्थाएं कहीं ना कहीं प्राकृतिक सामग्री हमें प्रदान करती रहती हैं समय अनुसार, जो कि हमारे सीखने या अधगम को बेहतर बनाती रहती हैं। लेकिन बात करें किशोरावस्था की, तो ये तीव्र विकास की अवस्था है। अगर इसे और बेहतरीन ढंग से डिफाइन किया जाए तो इसमें कहीं ना कहीं आपको एक उछाल देखने को मिलता है। आपने ये बात सुनी होगी कि जैसे आपका शैशवावस्था में एक बहुत बेहतरीन वृद्धि होती है, विकास होता है बच्चे का, उसके बाद किशोरावस्था की पूर्व बाल्यावस्था में बाल्यावस्था की पूर्व बाल्यावस्था में बेहतरीन विकास देखने को मिलता है। लेकिन जब मध्य बाल्यावस्था आती है, मिडिल चाइल्डहुड आती है, जिसे हम लेटर चाइल्डहुड भी कह सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक आपको सीधी लाइन देखने को मिलती है, इसमें बहुत ज़्यादा विकास नहीं देखा जा सकता। लेकिन वापस से जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में देखने को मिलता है तो उसमें कर्व देखने को आता है उसके विकास में, जिसे हम कहते हैं कहीं ना कहीं उसमें किशोरावस्था के दौरान विकास में एक उछाल देखने को मिला है। और ये कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर नई क्षमताओं को प्राप्त करने की अवस्था है, जिसमें कई सारी चुनौतियों का उसे सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपको बताना ये है कि किशोरावस्था के एक जनक के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ये आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, हम चाहेंगे कि इसका आंसर एज अ कमेंट बॉक्स आप हमें दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। हम क्यों पर्यावरण शिक्षा देते हैं, या पर्यावरण शिक्षा का हम इसे स्लोगन भी कह सकते हैं, जो हम उद्देश्य के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो हम सभी ने आपने 3R के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसमें इसी के बारे में बात करी गई है। तो इस 3R को आप 4R में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 4R का मतलब है, अगर 4R का हम विस्तृत रूप देखें तो अस्वीकार करना मतलब रिफ्यूज करना किसी चीज को, कम करना, ठीक है, पुनः प्रयोग करना, साथ ही साथ पुनः चक्रण करना। तो ये जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम बच्चों को ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी दें और पर्यावरण को और बेहतर बनाने के कदम के रूप में हमें देखने को मिले। तो उसमें अस्वीकार करना, इसे हम रिफ्यूज करना कह सकते हैं, कम करना, रिड्यूस करना, पुनः प्रयोग करना, रीयूज करना, और पुनः चक्रण मतलब रिसाइकिल करना। तो ये 4R आप हमेशा ध्यान रखिए, जो कहीं ना कहीं आपकी एनवायरमेंट एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें, उसके मेन ऑब्जेक्टिव के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुभव का शंकु, जिसे हम द कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं, किसके द्वारा दिया गया। ऐसा कोई लर्निंग का टॉपिक नहीं होगा जिसमें इसके बारे में ना पूछा जाए। तो जो अनुभव का शंकु है वो किसके द्वारा दिया गया, तो बात करते हैं ये जो अनुभव का शंकु है वो डेल के द्वारा दिया गया था आपके। और अनुभव का शंकु एक्चुअल में है क्या, लगभग आप बात करेंगे 1960 के दशक में डेल के द्वारा इसका प्रतिपादन आपको देखने को मिला है। इन्होंने डिजाइन इसको किया था। और ये जैसे कि आप जानते हैं अनुभव का शंकु, तो ये अधगम से जुड़ी हुई चीज़ है। इसमें बच्चे अधगम के साथ या अनुभव के साथ अधगम जो करते हैं, उसमें अलग अलग तरीके से चीज़ें सीखते हैं। इन्होंने कई स्टेप्स में इसका वर्गीकरण किया है, कई टेक्निक्स आप इसे कह सकते हैं, जिसमें आपका मॉडल हो गया, रोल प्ले हो गया, या पार्टिसिपेशन हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया। इस तरीके की चीज़ें इन्होंने अपने द कोन ऑफ एक्सपीरियंस में ऐड करी, जिससे बच्चे अपने अनुभव के साथ अनुभव को बढ़ाते हुए लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक विभिन्नता के कौशल का एक उदाहरण है। ठीक है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जो है इंडक्टिव के कौशल, विभिन्नता के कौशल के रूप में जाना जा सकता है। तो उसमें कौन सी चीज होगी जो इसमें आगमनात्मक भिन्नता के कौशल के रूप में जानी जा सकती है। अगर हम इसको अगर इंग्लिश में बात करें, स्किल ऑफ इंडक्टिव वेरिएशन हम इसे कह सकते हैं। या अगर इसी को पूरा मैं ट्रांसलेट करके बताऊं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ इंडक्टिव वेरिएशन, इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। या वो बोर्ड राइटिंग है, ठीक है, या वो यूजिंग सिग्नल्स मतलब हिंट देना किसी को, या मोटिवेट करना किसी को, या क्वेश्चन पूछना किसी से। तो बात करें इंडक्टिव वेरिएशन की, जिसमें हम कौन सी चीज़ शामिल होगी, तो मेनली इसमें जो चीज़ शामिल होगी वो है आपका संकेतों का प्रयोग करना। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ आती हैं, ये एक्चुअल में भिन्नता होती क्या है। जब आपने कहीं ना कहीं आगमनात्मक भिन्नताओं के कौशलों के बारे में पढ़ा होगा, तो इसमें जो चीज़ शामिल होती है वो कहीं ना कहीं हम बच्चों को संकेत देते हैं, हिंट देते हैं, जिससे बच्चे उस चीज़ को कहीं ना कहीं करने के ऊपर उनकी रुचि आ जाती है और वो उस काम को करने के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे अगर कोई टीचर है, वो बच्चे को कुछ पढ़ाना चाहता है, या बच्चे की उस पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट में रुचि को डेवलप करना चाहता है, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, तो बच्चों को वो कुछ हिंट देगा। जैसे आप कह सकते हैं कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन इस तरीके से रखा जाए कि बच्चों को एकदम से आकर्षित करा जाए, उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया जाए। तो उस जिस चीज़ को ये करना, या जिस कौशल को इसके अंतर्गत लाया जाएगा, वो आपका आगमनात्मक भिन्नता का कौशल होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कला की विशेषता के रूप में आपकी कौन सी सामने आती है, आपको वो बतानी है। यह समाज की संस्कृति को दर्शाती है, या व्यक्तिगत कौशल के बारे में, या कुछ चीज़ के बारे में, या प्रकृति के बारे में, सब कुछ है। तो बात करें कि कला की, तो मेनली जो कला होती है वो हमारी संस्कृति को दर्शाती है, हमारे रीति रिवाज जो अभी तक चले आ रहे हैं, जो रहे हैं,
वो उन सबको अगर एक किसी रूप में दर्शाना हो तो वो कला के माध्यम से बहुत इजीली हो जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं समाज की जो संस्कृति है उसको दर्शाने का जो काम करती है वो कला करती है। बाकी प्रकृति के बारे में सब कुछ है तो हम नहीं कह सकते कि सारा कुछ कला के अंतर्गत आता है। कुछ चीज़ के बारे में कुछ मतलब कोई डेफिनेशन पक्की नहीं दी गई। व्यक्तिगत कौशल के बारे में तो कला ही केवल व्यक्तिगत कौशल के बारे में नहीं है, इसमें और भी फक्त आपके जुड़े हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित या बागवानी गतिविधि के दौरान इनमें से कौन सा साहित्यिक कौशल के बारे में विकास को पूरा नहीं करता। तो इसमें कुछ क्वेश्चन के की पॉइंट बताएं। मेनली पूछा गया है साहित्यिक कौशल के बारे में नहीं करता, विकास को पूरा नहीं करता। ठीक है, क्या वो अपने बगीचे के या गार्ड के बारे में मानचित्र बनाना, पौधों पर चिन्ह लगाना, ये कहीं ना कहीं साहित्यिक कौशल आपका होगा। ठीक है, और उसके बाद बोला गया बीज या पौधे के पैकेटों पर उल्लेखित विभिन्न पौधों की वृद्धि और आवश्यकताओं को पढ़ना। तो पढ़ना हो गया या आपका किसी चीज को मानचित्र या लिखना हो गया, वो आपके कहीं ना कहीं लिटरली स्किल्स से जुड़ा हुआ चीज है, इसलिए ये भी आपका उससे जुड़ी हुई चीज होगी। बगीचे में उगाए जाने वाले विभिन्न पौधों के नाम को सीखना, ये भी आपकी साहित्यिक कौशल में आएगा। लेकिन बात करें मिट्टी तैयार करना, रोपण करना, पानी लगाना, खरपतवार निकालना, ये आपकी कहीं ना कहीं मनोगत्यात्मक कौशल से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए ये हमारे इसके साहित्यिक कौशल के अंतर्गत नहीं आएगी। और जो हमारा आंसर नहीं में बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 है। अब इसमें क्यों लिया गया है, क्योंकि ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपके मनोगत्यात्मक, जिसे हम साइकोमोटर स्किल्स कहते हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, ना कि आपके साहित्यिक कौशल से जुड़ी हुई चीजें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किशोर शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। मतलब किशोर शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य अगर बात करें तो वो क्या हो सकता है। क्या कक्षा में शिक्षण अवधारणा जो व्यक्तियों को जीवन में सफल होने में सक्षम बनाती हैं, या कौशल प्रदान करना जो व्यक्तियों को समाज में व्यवस्थित या सक्षम बनाने में व्यवस्थित करते हैं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का विकास करना जो व्यक्तियों को स्वस्थ व्यवहार और ज्ञान दृष्टिकोण आंतरिक रूप से सक्षम बनाने में मदद करते हैं, या ऐसे मूल्य प्रदान करना जो व्यक्तियों को आज्ञाकारी छात्रों के रूप में सामने लाते हैं। तो मेनली हमारी शिक्षा का या किशोरावस्था में शिक्षा का ये प्रमुख उद्देश्य नहीं है कि हम उन्हें एकदम आज्ञाकारी बनाएं। बेशक उन्हें डिसिप्लिन में लाना इंपॉर्टेंट है, बट पर्टिकुलर इसी को आगे ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना गलत होगा। कक्षा में शिक्षण जो शिक्षण अवधारणा है उन व्यक्तियों को जीवन में सफल बनाना, तो जीवन में सफल बनाना ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। कम से कम ऐसे वैल्यूज या ऐसी नीति हमें उन्हें सिखानी है कि वो अपने जीवन को बेहतर खुद बना सकें, ना कि हमारे सपोर्ट से हमेशा चलते रहें। कौशल प्रदान करना जो व्यक्तियों को समाज में व्यवस्थित करने में सक्षम बनना है, तो समाज में व्यवस्थित करना ये खुद उनके हाथ में है, बट हमारा काम शिक्षा देना है। तो मेनली जो किशोर शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का विकास करना, व्यक्तियों को स्वस्थ व्यवहार और ज्ञान के साथ साथ उनके अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण डेवलप करना जो उन्हें एक बेहतर नागरिक के रूप में समाज में सामने लाए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर और मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छात्र की प्रगति और कमजोरियों के बारे में उनके शिक्षकों और माता पिताओं को जानकारी प्रदान करने के लिए विद्यालय द्वारा किस चीज़ को रखना चाहिए। क्या वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स है, या ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स हैं, या स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस है। तो किस तरीके के रिकॉर्ड हैं वो कहीं ना कहीं छात्र की प्रगति या उनकी कमजोरी या उनके बारे में संपूर्ण जानकारी शिक्षकों और माता पिताओं के बीच में आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। तो एनेक्डोटल की बात करें तो ये तत्कालीन आप कह सकते रिकॉर्ड है, कोई ऐसी घटना का जो टीचर को अचानक से देखने को मिलती है बच्चे के अंदर, जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले भविष्य में उसके विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे वो नेगेटिव वे में हो, डाल सकती है। ऑब्जर्वेशन अभिलेख की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं उसकी छात्र की कमजोरी, ये पर्टिकुलर एक किसी टास्क में आप जब बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया, कोई एक्टिविटी कराई, तो उसमें जब बच्चे को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं पर्टिकुलर उस काम के लिए हमने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन बात करें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की, जिसमें संचयी, जिसका नाम से ही आपको पता लग रहा है कि बच्चे की हर अवस्था में, जैसे बच्चा एक क्लास में पढ़ रहा है अगली कक्षा में जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं उसके व्यवहार का, उसकी प्रकृति का, उसकी सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड संचय करके हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब एक कक्षा में होगा तो वो आखिरी एंड में उस कक्षा का टीचर अगली कक्षा के आपके क्लास टीचर को वो रिकॉर्ड हस्तांतरित करेगा, जिससे अगले कक्षा का जो टीचर है उस पर्टिकुलर बच्चे या अलग अलग बच्चों के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ विकसित कर लेगा कि ये बच्चा किस तरीके का है और इसकी कहीं ना कहीं लर्निंग स्टाइल किस तरीके की है। और कहीं ना कहीं माता पिता भी अपने बच्चे के बारे में इस तरीके से बहुत कुछ जान सकते हैं। तो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब बात करते हैं अगर संचयी अभिलेख की, तो इसमें बहुत सारे आपके बुनियादी सिद्धांत हैं जिनको नियंत्रित करने के लिए कई सारी चीज़ें दी गई हैं। उनमें से 6 टाइप हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जिनकी मदद से हम कहीं ना कहीं संचयी अभिलेख को बेहतर कर सकते हैं या उनको बेहतर करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो नंबर 1, इनमें सटीकता होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, ये पूर्ण रूप से होने चाहिए। नंबर 3, ये व्यापक होने चाहिए, हम होलिस्टिक कह सकते हैं। नंबर 4, इनका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। नंबर
5 या 5 कह सकते हैं ये प्रयोग के करने योग्य हो सकते हैं, मतलब उनमें ऐसी चीज़ हो जो कहीं ना कहीं बच्चे के व्यवहार में प्रयोग में लाई जा सके। नंबर 6 ये वैध होने चाहिए, ऐसा ना है अवैध तरीके से टीचर ने अपनी मनमर्जी से कोई चीज़ लिख दी। तो ये 6 प्रमुख तथ्य हैं जो कहीं ना कहीं संचयी अभिलेख में काम आते हैं और इनकी कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप रख रखाव के लिए बुनियादी सिद्धांत के तौर पर सामने को मिलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नंबर 1 पर सटीकता होनी चाहिए, नंबर 2 पर पूर्ण होने चाहिए, नंबर 3 व्यापक होने चाहिए, नंबर 4 उद्देश्य इनका कुछ ना कुछ होना चाहिए, नंबर 5 प्रयोग करने योग्य होने चाहिए और नंबर 6 इनमें वैधता होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें आपकी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से जुड़ी हुई हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ भारतीय यह तर्क क्यों देते हैं कि भारतीय रूढ़ी की मांग करती है और यौन शिक्षा के बारे में या यौन शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। किस बारे में आप कह सकते हैं कि यौन शिक्षा की आवश्यकता नहीं है और भारत की कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता इस चीज़ की मांग करती है, अपना कोई तर्क देती है। किशोर को मीडिया में से यौन की जानकारी मिल जाती है इसलिए उन्हें यौन शिक्षा की जरूरत नहीं है, या हमारे देश में यौन संबंधी जो कोई समस्या ही नहीं है, या हमारी जो परंपराएं या संस्कृति हैं वो उसका विरोध करती हैं और कहती हैं कि परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए ये चीज़ पर्याप्त है, या यौन शिक्षा देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारे देश में अलग अलग पेशों को ध्यान या उनका ज्ञान देने के लिए आवश्यकता है। तो मेनली यौन शिक्षा से जो जुड़ी हुई मान्यताएं रूढ़िवादिता है वो कहीं ना कहीं हमारी परंपराएं और हमारी संस्कृति की आड़े आती हैं। तो इसलिए जो सही अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसी से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको अपने शिफ्ट 1 के एग्जाम पेपर में देखने को मिला था। आई होप उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप आपको इन क्वेश्चन की मदद से कुछ आइडिया लगा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े थे तो आपने पिछले प्रैक्टिस सेशन का एनालिसिस नहीं देखा है तो आप जरूर वो सारे देखिए, आपको इजीली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें सारे ये प्रैक्टिस सेशन आपके अपलोडेड कर दिए जाते हैं आफ्टर सेशन। और पीडीएफ के लिए आपको पेडल ऑफिशियल चैनल ज्वाइन आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसी का डिस्क्रिप्शन एक ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है, आप उसके माध्यम से हमसे जो भी क्वेरी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।